हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखड़, लेक्चरर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का चैप्टर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड। बच्चों, ये एक बहुत फेमस स्टोरी है जो कि लिखी है G.L. फुएंटेस ने। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि वो कहते हैं कि जो विश्वास है, जो फेथ है, वो माउंटेन्स को भी हिलाने की शक्ति रखता है, यानी कि पहाड़ों को भी हिला देता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमारा विश्वास किस में होना चाहिए? दिस इज़ अ क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, और यही सवाल ये कहानी खड़ा करती है। लेंगचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। रुइंड का मतलब होता है बच्चों बर्बाद हो जाना। तो हमें बताया गया है कि लेंगचो जो है वो एक फार्मर है, वो एक किसान है। जब उसकी फसलें ख़राब हो जाती हैं तो वो एक ईश्वर को एक पत्र लिखता है आस्किंग फॉर 100 पैसोज़, और उस पत्र में वो ईश्वर से 100 पैसोज़ की डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या ईश्वर उसे वो पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आप सोचिए आपके जो आंसर हैं, जो आपके जवाब हैं इन सवालों के, क्या होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और आप गेस कीजिए कि ये स्टोरी किस तरह से आगे कंटिन्यू होगी, किस तरह चलेगी आगे, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। चलिए हम स्टोरी पे आते हैं सीधा। जो स्टोरी है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, यहाँ से। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि द हाउस, यहाँ पर बच्चों द हाउस कहा गया है क्योंकि वो अकेला ही घर था उस पूरे वैली में, यानी कि उस पूरी घाटी में। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में एक ही था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, हिल का मतलब आपको पता है पहाड़ी, एक छोटी सी पहाड़ी, नीची पहाड़ी के क्रेस्ट पर ये घर जो था वो वहीं पर स्थित था। क्रेस्ट माने उसकी चोटी पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है बच्चों फसल। तो इसमें बताया गया है कि इस हाइट से, यानी कि इतनी ऊंचाई से, उसके घर वाली ऊंचाई से हर एक व्यक्ति क्या देख सकता है? कोई भी व्यक्ति रिवर को देख सकता है, वहाँ से बहती हुई नदी को, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी कि पके हुए मक्के के खेतों को देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर्स, यानी कि उन मक्के के खेतों में फ्लावर्स थे बीच बीच में, यानी कि फसल पक चुकी थी, फूल आ गए थे उसमें। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उस फसल को देखकर कोई भी ये बता सकता है कि ये एक अच्छी हार्वेस्ट यानी कि फसल देने वाली है कटाई के बाद। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, यानी कि धरती को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी डाउनपोर। बच्चों, डाउनपोर का मतलब होता है बारिश, एक अच्छी बारिश, या फिर कम से कम एक शावर, एक बूंदाबांदी की ज़रूरत थी ताकि फसल और अच्छी हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी कि पूरी सुबह, सुबह का जो वक्त था, लेंचो जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने क्या किया? उसने कुछ ना करके सिर्फ क्या किया? आकाश को देखता रहा पूरी मॉर्निंग। वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में वो आकाश की ओर देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और वो ये कह रहा था कि अब हमें जल्दी ही कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कि वो किसी लेडी से, शायद उसकी पत्नी हो, वो उसे कह रहा था कि अब शायद कुछ बारिश हमें मिलेगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो औरत जो कि खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, येस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की ही मर्जी है, देखते हैं। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, यानी कि जो उम्र में बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे, जो छोटे लड़के थे, वो घर के नज़दीक ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल टू देम ऑल, और इतने में ही उस औरत ने सबको बुला लिया, कम फॉर डिनर, और उसने कहा कि खाने के लिए आ जाओ, रात के खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, यानी कि मील के समय, खाने के समय, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। ये प्रिडिक्ट का मतलब होता है पहले से पूर्वानुमान लगाना, पहले से अनुमान लगा लेना। तो उसने अनुमान लगाया था एक बारिश का। तो जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, तो मील के दौरान ही, यानी कि खाने के दौरान ही, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट दिशा से, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का मतलब बादल इतने बड़े थे जैसे कि पहाड़ नज़र आ रहे हों। तो इतने बड़े बड़े बादल
अप्रोचिंग यानी कि इनको आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो बहुत ही ताज़ा और अच्छी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो व्यक्ति बाहर चला गया, उसका रीज़न क्या था, कारण क्या था, यानी कि वो गिरती हुई बारिश को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था। वो जो आनंद था, यानी कि वो जो प्लेजर का मतलब होता है आनंद, उस आनंद को अपने शरीर पर अनुभव करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौट कर आया, यानी कि घर के अंदर लौट कर आया, तो वह बोला, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। ये कोई coins, they aren't raindrops, यानी कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है, ये कोई बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये नए सिक्के हैं, coins हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। यानी कि बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के, यानी कि सेंट माने पैसों की करेंसी, जैसे हमारे यहाँ पैसे बोला जाता है, रुपया बोला जाता है, उसी तरह से जिस देश की कहानी है वहाँ पर सेंट भी करेंसी है। तो उसने कहा कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर है और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के बराबर हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद हिज फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। यानी कि बड़े ही संतोषजनक भाव के साथ, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब बड़े ही संतोषजनक भाव के साथ उसने अपनी फील्ड को देखा, जो कि पके हुए मक्के का खेत था, उसमें फूल भी लगे हुए थे। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, यानी कि वो पूरा एक ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश के पर्दे से ढक गया हो। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक से ही एक बहुत तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और अचानक से ही बारिश के साथ साथ बहुत बड़े हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, बहुत बड़े ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। रिजेंबल का मतलब उस जैसा प्रतीत होना, उस जैसी शक्ल मिलना, यानी कि ये जो बड़े बड़े ओले थे वो वाकई में सिल्वर कॉइन्स जैसे नज़र आ रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और जो लड़के अपने आप को बारिश में भिगो रहे थे, अब वो फ्रोज़न पर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। फ्रोज़न पर्ल्स बच्चों यहाँ पर कहा गया है ओलों को। पर्ल्स माने मोती, और फ्रोज़न का मतलब जमे हुए, यानी कि जमे हुए मोतियों को उठाने चले गए वो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब वो आदमी चिल्लाया, यानी कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है। अब यहाँ पर वो आदमी कौन है? ऑफ कोर्स लेंचो है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए। आई डिड नॉट बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही घर पर। द गार्डन द हिल साइड, यानी कि बगीचे में, हिल साइड पर। द कॉर्न फील्ड, पूरे मक्के के खेतों पर। एंड ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर ओलों की बारिश होती रही पूरे 1 घंटे तक। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और पूरा जो खेत था वो सफ़ेद हो गया ओलों की वजह से। ऐसा लग रहा था कि सॉल्ट से ढका हो, यानी कि नमक से किसी ने ढक दिया हो उसको। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, इतना नुकसान हो गया कि पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद हो जाना। मक्का जो था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और मक्के की फसल पर जो फूल लगे हुए थे वो सारे चले गए, यानी कि सारे झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जब तूफान चला गया तो वो खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि लोकस्ट बोलते हैं बच्चों टिड्डी को। जैसा कि कई बार हम सुनने में आता है, हम यहाँ पर भी खेतों में टिड्डी दल जब आ जाता है तो वो बहुत नुकसान कर देता है फसलों को। तो इसी तरह से लेंचो कहता है कि अगर टिड्डी दल अगर आ जाता तो वो भी इससे कम नुकसान पहुँचाता, इससे ज़्यादा वो भी छोड़ देता फसल में। लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी कि ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। देखो बच्चों, ये थोड़ी सी एक पिक्चर बनाई गई है, डिपिक्ट की गई है। यहाँ पर लेंचो खड़ा है, अपने बर्बाद हुए खेतों को देखकर परेशान हो रहा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और लेंचो कहता है कि इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी, कोई मक्का नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात बहुत ही उदासीपूर्ण रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा जो काम था वो व्यर्थ गया, जितनी भी हमने मेहनत की। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वो मन ही मन कहता है कि हम इस साल भूखे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उस घाटी के बीचों बीच जो वो अकेला घर था, उस घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, एक अकेली होप थी, यानी कि आशा थी। और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि ईश्वर से मदद।
डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उनको एक बात समझ आ जाती है कि इतना उदास मत हो, यानी कि अगर पूरा लॉस भी हो जाए, पूरी तरह से किसी का नुकसान भी हो जाए, तो एक बात हमेशा याद रखो, रिमेंबर माने याद रखना कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, हंगर माने भूख, यानी भूख से किसी की मृत्यु होती नहीं है, नहीं होती, यानी कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, और सभी लोग यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो फिर से बात रिपीट करता है कि भूख से कोई भी नहीं मरता, यानी कि ईश्वर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, यानी कि पूरी रात लेंचो एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, और वो आशा थी दी हेल्प ऑफ गॉड, उस ईश्वर की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, यानी कि उस ईश्वर की आंखें, एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया है, सी एवरीथिंग, यानी कि वो सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यानी कि ईश्वर की आंखें वो सब भी देख लेती हैं जो किसी के दिल के अंदर हो। वंस कॉन्शियस, यानी कि कॉन्शियस का मतलब होता है बच्चों अंतरात्मा, यानी कि किसी के अंतरात्मा की बातें भी ईश्वर देख सकता है, उसकी भावनाओं को जान सकता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, यानी कि लेंचो जो था वो बैल जैसा व्यक्ति था, बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। कहने का मतलब ये है जो हमेशा अपने खेतों में काम किया करता था, जानवरों की तरह काम किया करता था, यानी कहने का मतलब ये है ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता था वो। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, यानी कि अगले संडे को डे ब्रेक, यानी कि सुबह सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। अब उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जो वो शहर लेकर जाने वाला था और प्लेस इन द मेल और लेटर बॉक्स में डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये क्या था, ये ईश्वर को एक पत्र था। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा कि हे ईश्वर, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत को फिर से जोत सकूं, यानी कि उसमें फिर से फसल उगा सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और मैं तब तक ज़िंदा रह सकूं जब तक मेरी क्रॉप फिर से दोबारा से खड़ी ना हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और इस तरह से उसने बहुत सारी बातें समझा दी कि इस तरह से ओलावृष्टि हो गई थी और ऐसे ऐसे हो गया, उसको इन्वर्टेड कॉमास में डाला गया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, सारा पत्र कंप्लीट करके उसने पत्र के ऊपर, लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिख दिया, यानी पता लिख दिया कि ईश्वर को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसने पत्र अंदर रखा और वो अभी भी परेशान था। स्टिल ट्रबल्ड, यानी ट्रबल्ड माने अभी भी परेशान था, और वो शहर की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस में उसने उस पर एक स्टैंप लगाई और उसको मेल बॉक्स, यानी कि जो हम जिसे हम लेटर बॉक्स भी कहते हैं, रेड कलर का जो होता है, उसके अंदर उसने वो लेटर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, अब पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी था जो कि पोस्टमैन था और जो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो अपने बॉस के पास गया, यानी पोस्ट मास्टर के पास गया हंसते हुए, और वो लेटर उनको दिखाया उन्होंने। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कहा कि अपने पूरे करियर में मैंने आज तक ऐसा एड्रेस नहीं देखा, यानी कि टू गॉड, ये कैसा एड्रेस हुआ, ये कैसा पता हुआ। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल पर्सन, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा सा मोटा था दिखने में, और लेकिन एक एमिएबल पर्सन, यानी कि बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति था, खुश रहने वाला। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उससे भी हंसी आ गई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से ही वह सीरियस हो गया, वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पर मारते हुए कमेंटेड, उसने कहा व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता जितना इस व्यक्ति का है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि मैं भी ईश्वर से कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब बातचीत कर पाता, मेरा भी काश इतना विश्वास होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, यानी कि अब वह नहीं चाहता था कि इस व्यक्ति का जो भगवान में विश्वास है वो शेक हो, यानी वो हिले विश्वास, उसके विश्वास को कायम रखने के लिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उसको ये आइडिया आया कि हमें इस लेटर का जवाब देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन जैसे ही उसने लेटर खोला तो अब ये क्लियर हो गया था, एविडेंट हो गया था कि उसे सिर्फ एक अच्छी नीयत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अच्छी नीयत की ज़रूरत नहीं है पत्र का जवाब देने के लिए, और सिर्फ इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन
अब कहना क्या चाहते हैं कि उसे कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ने वाली थी उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए, लेकिन वह अपने निश्चय पर दृढ़ था। रेजोल्यूशन मतलब जो उसने निश्चय किया था उस पर वो अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। अब इतना पैसा वो अकेला नहीं अरेंज कर सकता था, तो उसने अपने सहकर्मियों से पैसे की डिमांड की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने भी अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो इस दान धर्म के कार्य के लिए उसके कई दोस्तों ने भी पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोज। अब उसके लिए 100 पैसोज इकट्ठे करना, गैदर माने इकट्ठे करना, एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। तो इसलिए वो इस किसान को सिर्फ आधे से कुछ ही ज़्यादा भेज पाया। ही पुट द मनी in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature। उसने एनवलप में वो पैसे रखे और उसके साथ एक लेटर रखा और वो लेंचो को एड्रेस कर दिया, और उस पर एक जो लेटर था उस पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ था, वो एक सिग्नेचर था और उसके ऊपर लिखा हुआ था गॉड, एज गॉड सिग्नेचर किया हुआ था, यानी कि ईश्वर की तरफ से। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस में आया, उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है, और वो हमेशा से कुछ पहले ही आ गया था। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस। और पोस्टमैन ने उसे वो लेटर पकड़ाया, और उस दौरान जो पोस्ट मास्टर थे वो अपने अंदर ही अंदर अनुभव कर रहे थे, एक संतोष अनुभव कर रहे थे ऐसे व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने एक अच्छा कार्य किया है, और वो संतोष अनुभव करते हुए वो लेंचो को अपने ऑफिस से देख रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो को वो पैसे देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज वह नहीं होता है, बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता है उसको। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी कि ऐसा उसका विश्वास था, उसको पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे, पैसे भेजेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए, जब उसने पैसे गिने, तो वह गुस्सा हो गया। गॉड कुड हैव नॉट मेड अ मिस्टेक। अब वो गुस्सा क्यों हो गया कि उसने वह मनी मन सोचता है कि ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकते, मैंने 100 मांगे थे, उन्होंने 100 ही भेजे होंगे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ना ही ईश्वर मना कर सकते हैं जो उसने रिक्वेस्ट की है उसके लिए। तो इमीडिएटली अचानक से ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वह खिड़की पर जाता है, यानी कि वो अभी भी पोस्ट ऑफिस में ही है, और वहाँ पर वह एक पेन और पेपर मांगता है, इंक और पेपर मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो राइटिंग टेबल होता है वहाँ पर जाकर ही स्टार्टेड टू राइट। उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि अपनी आईब्रो की रिंकलिंग के साथ उसने लिखना शुरू किया। और वो रिंकलिंग क्यों हो रही थी? काज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो थोड़ा बहुत एफर्ट यानी प्रयास लगा रहा था, उसकी वजह से उसकी ब्रोज जो थी वो रिंकल कर रही थी, ऊपर नीचे उसकी आईब्रोज हो रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। जब उसने पत्र लिख लिया तो खिड़की पर गया, उसने एक स्टैम्प खरीदी, विच ही लिक्ड, जो उसने लिख करके, एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, यानी कि उसने वो लिख करके स्टैम्प जो है वो आमतौर पे जैसे हम करते हैं, अभी तो खैर बच्चे जो हैं या कोई भी जो है, हम लोग एनवलप वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, मेल ऑनलाइन ही चलता है ज़्यादातर काम जो है, लेकिन फिर भी लेटर्स जब भेजे जाते हैं तो उन पर स्टैम्प लगाई जाती है। तो इसी तरह लेंचो ने भी स्टैम्प खरीदी और उसको लिख करके वो एनवलप पर चिपका दिया। द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि अपने मुक्के के ब्लो से, प्रहार से उसको स्टैम्प को उसने लिफाफे पर चिपका दिया। देखिए ये एक पोस्ट ऑफिस की एक अच्छी सी तस्वीर बनाई है, और ये लेंचो खड़ा है और वो खिड़की के ज़रिए अपना जो लेटर है वो कर्मचारी को पकड़ा रहा है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब अचानक से जैसे ही वो लेटर लेटर बॉक्स में डाला गया, वो पोस्टमैन अचानक से जाकर उसको ले आता है और उसको खोलता है, क्योंकि उनको सभी को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी, वो लोग उस पर नज़र बनाए हुए थे कि वो क्या करता है। तो उसको खोलते हैं वो लेटर को, और द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, उसमें क्या लिखा था? गॉड, यानी ईश्वर को ही लिखा था, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, यानी कि जितने पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसोज पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी कि रेस्ट का मतलब बचे हुए, तो बचे हुए पैसे भी मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे कृपया आप पत्राचार के ज़रिए मत भेजिए, मेल के ज़रिए मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि इसके जो कर्मी हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि वो धोखेबाजों का झुंड है।
लेंचो अपना वो नाम लिखता है नीचे। यानी कि बच्चों ये बहुत ही एक आयरनी वाली बात है, विडंबना वाली बात है कि जो लोग उसकी मदद करते हैं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, वो उन्हीं को क्या समझ बैठता है कि वो धोखेबाजों का एक झुंड है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टोरी पूरी पढ़ ली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और इसके जो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से सुना है तो ये आपकी जो क्वेश्चंस और जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस उसमें भी बहुत मदद करने वाला है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो थैंक यू।